नमस्कार छात्रों, मैं विवेकानंद झा आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द ग्रेट लर्निंग पॉइंट में। सीटेट के लगातार वीडियोस आप लोग को मिलते रहे। आज का ये वीडियो समझिए सीडीपी का फाइनल टच है और बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है आप लोगों के लिए। एक तरह से मॉक टेस्ट मान लीजिए। मैं क्वेश्चन बोलूंगा, जवाब आप अपने मन में सोचिएगा, मैं आंसर दूंगा, व्याख्या करूंगा, उसके साथ मैचिंग कीजिए। काफी फायदेमंद है ये आपके 14 तारीख के एग्जाम के लिए, इसलिए स्किप मत कीजिएगा। काइंडली वीडियो को देखिए, फायदा होगा। अगर अच्छा लगे कमेंट जरूर कीजिएगा। ये इतनी भर कहते हैं उसको निश्चित तौर पर मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस एग्जाम के पास आउट होने के बाद भी मैं बहुत कुछ आपके लिए देने वाला हूं। इतना भरोसा रखिए अपने टीचर पर। आइए अब क्वेश्चंस देखिए। यहां बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। मैं इस तरफ आ जाता हूं, इसलिए इस तरफ आ जाता हूं कि क्वेश्चन क्लियर दिखेगा आपको। ये समझ लीजिए कि सीटेट दिसंबर 2024 का ये टेस्ट है आपका। बच्चों के विकास के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। विकास एक बहुचर्चित टॉपिक है हमारे सीडीपी का, या यूं कहें सीटेट का। हर क्षेत्र में विकास आपको मिलेगा। 5 सब्जेक्ट है, पांचों में विकास मिलेगा। विकास के बारे में हमने क्या समझा है कि विकास एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है। इसके साथ साथ विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, सभी क्षेत्रों में होता है, जो परस्पर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। वृद्धि क्या है? विकास का एक उपागम है, उसका एक अंग है। वृद्धि एक नियत समय तक होता है, विकास निरंतर चलता रहता है। इन सब बातों को हम पढ़ चुके हैं, इनको अभी नहीं पढ़ाना है। अब यहां पॉइंट्स आइए कि कौन सा पॉइंट्स इसमें आपका सपोर्टिंग नहीं है। कहता है निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है। 4 पॉइंट्स दिए गए हैं। हमेशा एग्जाम में याद रखिएगा बच्चों, क्वेश्चंस को पढ़ने के पहले क्वेश्चंस को बेहतर ढंग से, हमको पॉजिटिव आंसर मांग रहा है या निगेटिव आंसर मांग रहा है, तो यहां हमको निगेटिव आंसर चाहिए। तो देखते हैं, विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट है। चलिए यहां तक मैं मान लेता हूं सही है। विकास के क्षेत्र सुस्पष्ट हैं और उनका एक दूसरे से कोई संबंध नहीं है। अभी अभी मैंने कहा और आप जानते भी हैं कि विकास के सभी क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, इसलिए ये गलत पॉइंट है। हमको विकास के संदर्भ में कौन सा कथन सही है इसको जानना है। बाल विकास से संबंधित विभिन्न सिद्धांत बच्चों के विकास के विषय में एक मत हैं, नहीं है। अगर आप 3 को पढ़े हैं, निश्चित तौर पर 3 को पढ़े होंगे। वाइगॉत्स्की सामाजिकता से जोड़ते हैं हर विकास के क्षेत्र को। कोहलबर्ग नैतिकता से जोड़ते हैं। जिन पियाजे किससे जोड़ते हैं? संज्ञानात्मकता से जोड़ते हैं। 3 मनोवैज्ञानिकों का मैंने कहा, तीनों का अलग अलग मत है, तो क्या एक मत हुए? नहीं हुए, तो ये पॉइंट्स भी आपका नहीं होगा। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। बिल्कुल सही होता है भाई मेरे। बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है। जिस विशेष समाज से, जिस विशेष पृष्ठभूमि से बच्चे आते हैं, वहां की झलक निश्चित तौर पर उनमें देखी जा सकती है और उनका विकास उसके अकॉर्डिंग होगा। परिवेश बदलने पर कुछ परिवर्तन आते हैं, लेकिन जो जेनेटिक है और जो बाल्यावस्था में उनके, यानी शैशवावस्था से बाल्यावस्था में उनके अंदर आ गया है, वो रहेगा। इसलिए ये पॉइंट सही है। अब चौथा देख लेते हैं। सभी बच्चों के लिए विकास एक निर्बाध और निरंतर प्रक्रिया है। नहीं, सभी बच्चे निर्बाध मतलब बिना बाधा का बढ़ता जाता है और निरंतर चलता रहता है। निरंतर तक तो ठीक है भाई, निर्बाध नहीं होता है। विभिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स आते रहते हैं, वर्तुलाकार चलता है, कभी तीव्र गति से, कभी मंद गति से। विभिन्न अवस्थाओं में आपने पढ़ा होगा, शैशवावस्था में तीव्र गति से हो गया, फिर किशोरावस्था में तीव्र गति से होता है, बीच में कुछ मंद हो जाता है। तो यहां पर इसका आंसर आपका हो गया। क्वेश्चन को आप लोग फिर से देख लीजिए। क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाता है? सी। विकास के संदर्भ में कौन सा कथन है? तो बच्चों का विकास उनके सामाजिक संदर्भ से प्रभावित होता है, इस ऑप्शन के हिसाब से। और बाकी ऑप्शन आएंगे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन विकास से एक क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा, वृद्धि और विकास चैप्टर से। यह चीज अपने ब्रेन में एडजस्ट कर लीजिए। अब अगला क्वेश्चन की ओर चले आप। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास के कौन से स्तर पर बच्चा अच्छा लड़का अच्छी लड़की अभिविन्यास को प्रदर्शित करता है? आप अगर लॉरेंस कोहलबर्ग को पढ़े हैं तो उन्होंने 3 और 3 में 2, यानी उन्होंने 3 अवस्थाएं में बांटी है। पूर्व परंपरागत स्तर, परंपरागत स्तर और सामान्यतः नैतिकता का स्तर। उसके बाद पूर्व परंपरागत स्तर, पारंपरिक स्तर, पारंपरिक स्तर। तो हर में 2-2 दिया है उन्होंने, तो कुल मिलाकर के 6 हो गया। अगर हम बात करें तो पूर्व परंपरागत स्तर पर में
दंड एवं आज्ञा पालन अभिमुखता है। बच्चा किसी चीज को मानता है तो किस कारण से मानता है? तो दंड का भय रहता है उसके अंदर, आज्ञा पालन उस परिस्थिति में करता है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की आ जाता है सेकेंड पॉइंट में, इसको ज्यादा हमें नहीं लेना है, पारंपरिक स्तर में ले लेता है। वो किस स्तर में आता है? पारंपरिक स्तर में आ जाता है। इस क्वेश्चन का जवाब आपको यहां मिल जाता है। ये सब उनका है ही नहीं, परतंत्र नैतिकता स्तर ये है ही नहीं, पूर्व परंपरा पारंपरिक स्तर यहां 2 मिला उनका दिया हुआ, 3 है और 3 के अंदर 2-2 है। अब इसकी पूरी व्याख्या अगर मैं अभी करूं तो बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आगे आइए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? सतत का अर्थ क्या होता है बच्चों? आप जानते हैं कि सतत का अर्थ होता है हमेशा निरंतर चलने वाली क्रिया, और व्यापक का अर्थ होता है सभी क्षेत्रों में। सतत और व्यापक मूल्यांकन सीसी जो दिया गया है, इसका मतलब ही है हमेशा और सभी क्षेत्रों में जो मूल्यांकन किया जाता है, छात्रों का लगातार अवलोकन करके जो मूल्यांकन किया जाता है शिक्षकों के द्वारा, उसको हम कहते हैं सतत एवं व्यापक मूल्यांकन। अब यहां पर मैं ये 2009 में लागू किया गया है। आप जानते हैं कि यह शिक्षकों के लिए शिक्षार्थियों के निरंतर परीक्षण करने का आसान तरीका नहीं कह सकते, इसमें बड़ा ही कॉन्शियस रहना पड़ता है टीचर को, छोटे छोटे पॉइंट्स का अवलोकन करना पड़ता है, इसलिए यह आसान तरीका नहीं है। यहां कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सतत और व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में सही नहीं है? तो निगेटिव आंसर तो यहां है भाई, एक आसान तरीका नहीं है। हम आगे पढ़ते हैं। अध्यापन अधिगम प्रक्रिया में नवीनतम प्रक्रिया है, सही है, 2009 से लागू किया गया है, आप जानते हैं। ये तो अध्यापन अधिगम में एक नवीनतम प्रक्रिया हो भी गई। यह विद्यार्थियों में अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है, ये भी सही है, अध्ययन के प्रति रुचि पैदा करता है। पारंपरिक पेपर कलम परीक्षण विद्यार्थियों के सभी विशेषताओं और क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते, बिल्कुल सही। उसमें सिर्फ विषय वस्तु जैसे संदर्भित प्रश्न पूछे जाते हैं, उतना ही बच्चा जवाब देता है। तो सभी क्षेत्र, हम उसके खेल के क्षेत्र की बात तो नहीं जान जाए, उठना बैठना चलना तो नहीं जान पाएंगे। कॉपी देख करके पेपर पेन में क्या करेंगे? जो क्वेश्चन देंगे उसी का जवाब वो देगा, उसी उतना ही हम समझ पाएंगे, आकलन करेंगे। तो अर्थात ये तीनों पॉइंट्स आपके सही हैं। आपको पूछ रहा था सही नहीं है, निगेटिव आंसर पूछ रहा था, इसलिए हम ए ऑप्शन के साथ चलेंगे। लगभग यहां जो क्वेश्चन है आप देख रहे होंगे, बनाए भी होंगे, हो सकता है एक बेस्ट कलेक्शन के तौर पर आपके सामने लाया हूं, और कहां किसी न किसी परीक्षा में सीटेट में पूछा गया है। तो इसका पहला आंसर हो गया। अब आगे आइए, अगले क्वेश्चन की ओर आप चलें। कथन और एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। बिल्कुल समझना चाहिए। देखिए, कथन वाला क्वेश्चन में फंसना नहीं है, हमको कथन को पढ़ना है। कथन हमने पढ़ा कि एक अध्यापक को कक्षा की सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और भाषाई विविधता को समझना चाहिए। एकदम समझना चाहिए। जब उसका सम्मान देंगे तभी बच्चे को लगेगा कि मुझे सम्मान मिल रहा है और ढंग से वो पढ़ पाएगा। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तर्क भी कहता है कक्षा में विद्यार्थी एक समरूप समूह गठित करते हैं, ये भी सही है। समरूप, समान रूप में वो समूह को गठित करता है। अब यहां पर मैं आंसर देखिए, अ ब दोनों सही है, लेकिन ये इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। सही है, व्याख्या नहीं कर रहा है। तो यहां पहला कहता है अ ब दोनों सही है, यहां तक तो ठीक है, और ब सही व्याख्या करता है कर नहीं। अ और ब दोनों सही हैं, लेकिन ब सही व्याख्या नहीं है अ का। बिल्कुल सही, सही तो दोनों कथन है अपने आप में, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, इसीलिए इसका बी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। अ सही है परंतु ब गलत, ये भी नहीं होगा। अ और ब दोनों गलत है, ये भी नहीं होगा। अब यहां आइए अगले क्वेश्चन की ओर। विद्यार्थियों को एक इंद्रधनुष के रंगों के का क्रम सिखाने के लिए प्रियंका बैनी आह पिनाला रंगों के क्रम को स्मरण करने हेतु इस्तेमाल की गई योजना क्या कहलाती है? अब प्रियंका क्या करती है? तो बैनी आह फिनाल रंगों का क्रम स्मरण करने का इस्तेमाल करती है, बच्चों को प्रत्यास्मरण करवाती है। इस चीज को हम क्या कहते हैं? प्रत्यास्मरण। साधन लक्ष्य विश्लेषण नहीं होगा, क्योंकि यहां कोई साधन लक्ष्य का विश्लेषण नहीं किया जा रहा है। वितरित अभ्यास तोड़ तोड़ कर नहीं किया जा रहा है। लक्ष्य निर्देशित योजना नहीं बनाई गई है। स्मरणोपकारी होगा। क्यों स्मरणोपकारी होगा? तो पहला ये याद रह जाएगा आसानी से, और
प्रत्यास्मरण करवा रही है, पहले से अगर बच्चे को याद होगा वैनी आपी नाला तो उसको सिखा रही है, इसके लिए इसको कहते हैं स्मरणोकाड़ी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं हम। निम्नलिखित में से किस युग्म का मिलान सही है? तो अब यहां मिलान सही है, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा देखिए, सृजनात्मकता अपसारी चिंतन में नहीं होता है, अपसारी में होता है, अभिसारी में नहीं होता है। अपसारी चिंतन किससे संबंधित है? तो सृजनात्मकता से संबंधित है, इसलिए ये गलत हो गया। लेखन वैकल्पिक विषय पढ़ने में कठिनाई, बौद्धिक स्तर एक अस्थायी व्यक्तित्व अवीक्षण, ये भी नहीं होगा। समावेश विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, यहां पर इसका आंसर बी नंबर हो जाएगा। समावेशन होता है, समावेश नहीं होता है। विशिष्ट विद्यालयों में असमर्थ अधिगमकर्ताओं की शिक्षा, तो विशिष्ट विद्यालय में नहीं होता है। सभी विद्यालयों में समावेश तब होता जब सभी विद्यालय, मतलब जनरली सामान्य विद्यालय में जो बच्चे हैं असमर्थ हैं उनको पढ़ाया जाता है, इसको कहते हैं समावेशन। आप पढ़े होंगे समावेशी शिक्षा, तो समावेशी शिक्षा मतलब सभी प्रकार के बच्चों को एक ही विद्यालय में एक साथ बिठाकर पढ़ाना है, इसलिए ये भी नहीं होगा। बौद्धिक स्तर तो आपका आईक्यू लेवल हो गया, एक अस्थायी व्यक्तिगत अवीक्षण अस्थायी नहीं है ये, क्यों? तो आईक्यू लेवल को बढ़ाया जा सकता है। आप अगर मेधा है, आप में धीरे धीरे आप सीख रहे हैं तो आपका आईक्यू लेवल तो बढ़ रहा है, तो ये अस्थायी नहीं होता, ये अस्थायी होता है, तो ये भी नहीं हुआ, ये भी नहीं हुआ। लेखन वैकल्पिक तो पठन विकार होता है, डिसलेक्सिया, जिससे संबंधित ये हो गया विषय पढ़ने में कठिनाई, इसका आंसर ये हो गया। अब आगे बढ़े हम। संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे एक दूसरे के साथ खेल संबंधी विचार साझा करते हैं और इस समझ को किस संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण में असक्षम होते हैं? तो संज्ञानात्मक विकास में पहला क्या हो गया? संवेदी पेशीय अवस्था, दूसरा हो जाता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा हो गया मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिन पियाजे के द्वारा दिया गया। तो ये 0 से 2 वर्ष की आयु हो गई, इसमें बच्चा किसी चीज को करने में अपनी आवश्यकता से मतलब रखता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो आपका आता है उसमें बच्चा क्या हो गया, ये कहां से कहां तक चला गया? तो 2 से 6 वर्ष तक आ गया, ठीक। 2 से 6 वर्ष तक जो आया, तो इसमें बच्चा अपने विचार संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण करने में अक्षम हो जाते हैं। तो कुल मिलाकर के इसका आंसर हो गया पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। ये औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था 11 वर्ष के बाद होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 वर्ष से लेकर 11 वर्ष तक होता है। मैंने चारों को बताने की कोशिश की। संवेदी पेशीय अवस्था या संवेदी परक अवस्था कहते हैं, इंद्रिय जनित गामक अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। 0 से 2 वर्ष, 0 से 2 वर्ष पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, 2 से 6 वर्ष, 6 से 11 वर्ष तक क्या आ गया? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। कब तक? 6 से 11 वर्ष तक। अब इस स्थिति में आप बच्चों के लक्षण को सोचिए, क्योंकि अभी मैं टॉपिक दूं तो थोड़ा सा अलग लगेगा। मैं पॉइंट्स की ओर चल रहा हूं, आप इनको पढ़िए, क्वेश्चंस को देखिए किस टाइप के पूछे जाते हैं, मैं ये लाने की कोशिश किया हूं। और 11 वर्ष से ऊपर हो गया औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो ये जो हमारा क्वेश्चन कहता है कि विचार संबंधी विचार संकेत वस्तुओं संबंधी विचार साझा करते हैं, इस समझ को किस संकेत वस्तुओं को दर्शाते हैं, सुदृढ़ करते हैं, लेकिन संरक्षण में सक्षम नहीं होते हैं, यह अवस्था हो जाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। बच्चा, मैं पहेली के इस हिस्से को पूरा नहीं कर पा रहा हूं। अध्यापक, यहां कौन सा टुकड़ा आना चाहिए? क्योंकि ये बिल्ली के पैर है। बच्चा, पंजा। अध्यापक, सही। कौन सा टुकड़ा पंजे जैसा दिखता है? बच्चा, यह वाला। उपयुक्त बातचीत में सामाजिक अंतःक्रिया की किस विशेषता पर प्रकाश डाला जा रहा है? यानी बच्चा समस्या को हल कर रहा है, लेकिन मदद कौन कर रहा है? टीचर। टीचर से मदद लेकर बच्चा क्वेश्चन को हल कर रहा है। अगर आप इसे पढ़े होंगे तो इसको वाइगोत्स्की ने स्कॉप होल्डिंग की संज्ञा दी है, सहायता करना। इसको पार भी कहते हैं आप। तो अगर हम इस क्वेश्चन के 2 ऑप्शन और लेते हैं, आइए 8 नंबर में
तो यहां पर दो ऑप्शन मेरा आता है। सी ऑप्शन कहता है पार, संज्ञानात्मक संघर्ष, तो वो ऑप्शन तो चला गया इसलिए मैं डिस्कस न कर सका। इसका सीधा याद रखिए कि बच्चा दूसरे की मदद से कर रहा है, इसको हम कहते हैं पार। स्कॉप होल्डिंग अंग्रेजी में कहा जाता है, पार हिंदी में कहा जाता है। अब 9वां क्वेश्चन आप लोग देखिएगा, आपके सामने है। पीटर कहता है मैं असफल हूं क्योंकि मैं मूर्ख हूं, और इसका मतलब है कि मैं हमेशा असफल होऊंगा। यह क्या दर्शाता है? अब देखिए, पीटर कहता है तो सामाजिक तौर पर उसे सिखाया गया है क्योंकि वह इसलिए असफल है क्योंकि वह मूर्ख है। इसका मतलब कि मैं हमेशा असफल होऊंगा, उसके दिमाग में भर दिया गया। तो अपसारी चिंतन नहीं होगा, क्योंकि अपसारी चिंतन सृजनात्मकता से संबंध रखता है। मैंने पहले कहा उपलब्धि परिपक्वता, तो कोई उपलब्धि तो आ ही नहीं रही है, तो परिपक्वता कहां से आएगी भाई इसमें? स्वतः यथार्थता, वास्तविकता उसको नहीं है, क्योंकि आप जानते हैं कि मूर्ख व्यक्ति भी सफल हो सकता है। क्या मूर्ख सफल नहीं हुआ? अंबानी जी इतनी बड़ी कंपनी खड़ा कर ली, बहुत पढ़े लिखे तो नहीं थे वो। तो इसीलिए सीखी गई निस्सहायता है, उसको जो सामाजिक तौर पर निस्सहायता सिखा दी गई है वो उसके दिमाग में घर कर लिया है, वही बात वो दोहरा रहा है। अगला क्वेश्चन, कथन और कहता है बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्राथमिक स्तर की कक्षाओं में मुद्रित समृद्ध परिवेश आवश्यक है। बिल्कुल सही है। आप जानते हैं कि प्रिंट समृद्ध परिवेश भाषाई विकास के लिए काफी आवश्यक होता है। मैंने कई वीडियोस दिए हैं हिंदी शिक्षण का, देखे होंगे, उसमें कई क्वेश्चन पर इस पर मैंने जिक्र किया है। वो कहता है कि भावनाओं के अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। ये भी सही है, भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है। ए भी सही है, ए सही यानी कि असही, ब सही, लेकिन अ का व्याख्या वो नहीं करता है। अब देखिए, अ ब दोनों सही और ब सही व्याख्या करता है, अ का नहीं। अ ब दोनों सही है लेकिन ब सही व्याख्या नहीं है अ का। ये आंसर आपका सही हो गया। कि आप इस पॉइंट्स को पढ़ करके कथन में देखिएगा कि बच्चों के भाषाई विकास के लिए प्रिंट समृद्ध परिवेश आवश्यक है, बिल्कुल सही बात है। भावनाओं की अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका है, बिल्कुल सही है। बिना भावना का तो आप पढ़ नहीं सकते हैं, लेकिन इन दोनों का रिलेशन नहीं है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो क्या होता है? मतलब जांच सूची, जिसमें बच्चों के संपूर्ण क्रियाकलाप का को लिखा जाता है। एक शिक्षक के द्वारा पोर्टफोलियो बनाया जाता है बच्चों का, जिसमें क्या सीखा, क्या प्रोग्रेस हुआ, चलना उठना बैठना, सारी जानकारी उसमें सूचीबद्ध की जाती है। तो अब उसके संदर्भ में विशेषता नहीं है। पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। चलिए ठीक है, ये क्योंकि पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है। पहले मैंने कहा जांच सूची, तो उसमें सारा संकलन किया जाता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है। पोर्टफोलियो में विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न कर, पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को भाई टीचर बनाता है। अब देखिए, पोर्टफोलियो को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संकलन करके स्वनियमितता का समुन्नत करते हैं। ये करते हैं बच्चे को जो पोर्टफोलियो दिखाया जाता है, तुम यहाँ कमजोर हो, ये कर रहे हो, तो अपने आप को अधिगम के प्रगति के लिए आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता करता है। पोर्टफोलियो में असंबंध परीक्षण और क्विज होते हैं। ये तो कभी नहीं होते हैं, असंबंध परीक्षण नहीं होता है, संबंधित परीक्षण होता है और क्विज नहीं होता है। तो ये तो क्वेश्चन सीधा गलत हो गया, पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है। तो इसका मतलब डी ऑप्शन इसका आंसर होगा कि ये सही नहीं है। आप एक बार क्वेश्चन को देख लीजिए फिर से, निम्नलिखित में कौन सी पोर्टफोलियो की विशेषता नहीं है? पोर्टफोलियो समय विशेष के दौरान किए गए कार्यों को संकलित करता है और विकासात्मक परिवर्तनों पर प्रकाश डालता है, ठीक है। दूसरा कहता है पोर्टफोलियो विद्यार्थियों को अभिकल्प करने, संग्रह करने और मूल्यांकन में संलग्न करते हैं, बिल्कुल सही है। पोर्टफोलियो को स्वयं की अधिगम प्रगति के आकलन में संलग्न करके स्वनियमितता को समुन्नत करते हैं। यह असंबंध परीक्षण नहीं होता है पोर्टफोलियो में, और क्विज नहीं होते हैं। ऊपर के तीनों लाइन सही हैं और नीचे का ये लाइन गलत है, चौथा ऑप्शन गलत है। अब राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में कौन सा प्रावधान नहीं सुझाया गया? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आप पढ़े होंगे, एनईपी 20। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि पहले क्या था, 10+2+3 हमारी शिक्षा पद्धति, इसको बदल करके 5+3+3+4 कर दी गई है। ये 12 तक ही है, बाकी बातें भी बताऊंगा। स्वयं करके सीखने पर में जोर दिया गया है, ये सब बातें भी हैं।
लेकिन अभी मैं क्वेश्चन को लेता हूं कि कौन सा नहीं है। प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचानना और बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। एकदम सही है। विद्यार्थियों की विशिष्ट, नई शिक्षा नीति में कहा गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी की विशिष्ट क्षमताओं को पहचान कर उसका बढ़ावा देना महत्वपूर्ण है। रट्टा मारकर सीखने और परीक्षाओं के लिए सीखने के बजाय, बिल्कुल सही, रट्टा मारकर नहीं सीखना है और परीक्षाओं के लिए नहीं सीखना है, उसकी मेधा को बजाय दिया, यानी कि इसके अतिरिक्त संप्रत्यात्मक समझ पर बल देना चाहिए। बिल्कुल सही ऑप्शन है। सृजनात्मकता पर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। बिल्कुल सही है। सृजनात्मकता पर में पर्याप्त ध्यान देना चाहिए और तार्किक निर्णय करने और नवाचारिता को प्रोत्साहित करने के लिए विवेचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देना। यानी ये 3 के 3 सही हैं। अगर तो चौथा अपने आप गलत हो जाएगा मेरे भाई। कहता है बच्चों में, चौथा पॉइंट क्या है, बच्चों में अनुपालन को बढ़ावा देने और अध्यापक को इनाम और दंड इस्तेमाल करना चाहिए। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। बच्चे को जागरूक करें, ना कि इनाम और दंड दें, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन गलत है। विद्यालय में पाठ्यक्रम निर्धारित करने हेतु इस प्रकार का पाठ्यक्रम नियम लागू करना चाहिए जो डैश से डैश और डैश से डैश की तरफ पढ़े। अब यहां मूर्त अमूर्त स्थानीय वैश्विक की चर्चा है, तो मैं सीधे तौर पर आपको समझाऊं कि बच्चा उस वस्तु को ज्यादा समझता है जो प्रत्यक्ष सामने है। तो हमको मूर्त मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष। तो प्रत्यक्ष से मूर्त से अमूर्त की ओर, पहला ऑप्शन हम भरेंगे मूर्त से अमूर्त की ओर, यानी मूर्त से अमूर्त। आप समझ रहे हैं, मूर्त मतलब क्या होता है, प्रत्यक्ष, अमूर्त मतलब अप्रत्यक्ष। अब पहले स्थानिक, जो अपने आसपास देखता है उसको समझेगा, तब ना वैश्विक स्तर की बात समझेगा। तो स्थानिक से वैश्विक। अब यहां अमूर्त से मूर्त है, गलत हो गया। मूर्त अमूर्त वैश्विक स्थानिक, यहां वैश्विक दे दिया पहले, गलत हो गया। मूर्त से अमूर्त और स्थानीय से वैश्विक, ये सी नंबर आपका बिल्कुल सही जवाब है। अब आगे देखिए, राघव जब शिशु था तब उसे माता पिता के स्नेह से वंचित रहना पड़ा। बाल्यावस्था के आगे के चरण में उसे बहुत संवेदनशील अध्यापक मिले, फिर भी उसे लोगों पर विश्वास करने में परेशानी होती है और वह जोखिम लेने का साहस नहीं दिखा पाता है। राघव के विषय में विकास का कौन सा मुद्दा एकदम स्पष्ट रूप से वर्णित होता है। अब उसका प्रारंभिक अवस्था में जो विकास हुआ है वह माता पिता के बिना हुआ है, तो एक वह घर कर लिया, एक उसमें अंदर दूसरी संवेग पैदा हो गई है। निरंतरता और अनिरंतरता का कोई चर्चा नहीं है यहाँ, क्योंकि प्रारंभिक अवस्था में आरंभिक और बाद के अनुभवों का मुद्दा बिल्कुल सही है, क्योंकि आरंभिक अवस्था में माता पिता के बिना रहा है वो, और बाद में वह शिक्षकों के साथ स्नेह से जुड़ा, लेकिन भरोसा नहीं हो पा रहा है। प्राकृतिक पालन पोषण भी नहीं होगा, एक रूपता व्यक्तित्व का मुद्दा नहीं होगा, क्योंकि एक रूप व्यक्तित्व नहीं है, तो यहां आरंभिक बाद के अनुभवों का मुद्दा होगा, यानी कि बी नंबर इसका आंसर होगा। क्वेश्चन को एक बार देख लीजिए, दिक्कत हो कमेंट कीजिएगा, कमेंट आप लोग कम करते हैं। एक नवीन परिस्थिति में दूसरे की तुलना में अधिक अपसारी चिंतन करने वाला व्यक्ति की बुद्धि का वर्गीकरण क्या है। तो अभी कुछ देर पहले भी मैंने जिक्र किया था कि अपसारी चिंतन जो अधिक करता है वह सृजनात्मक बुद्धि होगा। डायरेक्ट तौर पर मैंने आपको समझाया था कि अपसारी चिंतन करने वाला क्या होगा, सृजनात्मक बुद्धि होगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन पर मैं नहीं रुकेंगे हम। अब 15 तक हो चुका है आपका, 16 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 30 क्वेश्चन का सीरीज मैंने लिया है, इसको देखिए, बहुत सारे क्वेश्चन इसमें आपको आएंगे। निम्नलिखित में किस मनोवैज्ञानिक ने प्रतिपादित किया था कि अंतःक्रिया कि बच्चे की भाषिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो सामाजिक अंतःक्रिया के माध्यम से बच्चे भाषा का विकास करते हैं। यह कथन आपको याद होगा, ये लेव वाइगोत्स्की का दिया हुआ है। तो यहाँ पर मैं जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास के साथ जोड़े हैं, स्किनर अलग जोड़े हैं। चॉम्स्की ने कहा था कि जन्मजात होती है भाषा अर्जन की क्षमता। लेव वाइगोत्स्की का कहना था कि बच्चों में जो भाषा का विकास होता है वह सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा होता है। तो यहाँ पर में आंसर हो जाएगा आपका लेव वाइगोत्स्की। कोई दिक्कत? 17 नंबर क्वेश्चन कहता है, एक शिक्षक को अपने विद्यार्थियों को किसी प्रश्न का उत्तर देने के लिए सहज अनुमान लगाने के लिए भाई प्रोत्साहित, अनदेखा, अवरुद्ध, दंडित। तो आप इस क्वेश्चन में हम कहें तो क्वेश्चन का अनुमान लगाने के लिए आप हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। बराबर मिलता हुआ क्वेश्चन है पॉजिटिव पॉइंट से। इस पर में हम क्या डिस्कस करेंगे, अनदेखा नहीं करना है, अवरुद्ध नहीं करना है, दंडित नहीं करना है, ये सब नेगेटिव पॉइंट्स। इसको दिमाग में एडजस्ट करके रखिएगा।
कभी भी ये सब पॉजिटिव क्वेश्चंस के जवाब में नहीं होगा। गति समन्वय वैकल्य प्रत्यक्ष रूप से किन कठिनाइयों से संबंधित है? गति, जब शारीरिक गति होती है, आगे बढ़ता है, पीछे हिलता है, तो कैसे? अंगों का संचालन से संबंधित है भाई। गति हम करेंगे, विषय पठन से नहीं होगा, तथ्यों को याद करने से नहीं होगा। ये विषय पठन आप जानते हैं, डिस्लेक्सिया पठन संबंधी विकार होता है। तथ्यों को याद रखना स्मृति संबंधी हो गया। अंकों का प्राकलन डिस्कैलकुलिया हो गया। अब यहां शारीरिक अंगों के समन्वय से, तो गति समन्वय वैकल्य क्या हो गया? तो शारीरिक अंगों के समन्वय से हो गया। इसका सी नंबर आंसर हो गया। बच्चे के संदर्भ में विकास के अंतर्गत डैश आते हैं? केवल गुणात्मक परिवर्तन, केवल मात्रात्मक परिवर्तन। केवल वाला आंसर कभी नहीं होता, निगेटिव पॉइंट होता है। और आपका विकास जब होता है तो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है, यह हमेशा याद रखिएगा। विकास चैप्टर से दूसरा तीसरा क्वेश्चन आ चुका है, याद रखिएगा। सीटेट में भी ऐसे ही पूछा जाएगा। आप एग्जाम देके आइएगा तब कहिएगा सर ने क्या कहा। तो इसमें कॉमन होता है, विकास जब भी होता है तो गुणात्मक एवं मात्रात्मक दोनों होते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आप, अधिक सार्थक और प्रभावशाली होता है अगर वह मुख्यतः डैश हो। तो अधिक सार्थक और प्रभावशाली जब होगा जब बच्चा स्वयं से करने की कोशिश करेगा। ठीक, जब आपकी रुचि जिस विषय पर लगती हो उसको अगर आप करते हैं तो बहुत बेहतर ढंग से कर रहे होंगे। तो बच्चा स्वयं से जब जिस चीज को करना चाहता है वो अधिक होता है। तो यहां पर देखिए, शिक्षक केंद्रित कभी नहीं होगा, पाठ्य पुस्तक केंद्रित कभी नहीं होगा, सहपाठी द्वारा निर्देशित, ये सब दूसरे पर आश्रित हो गया। शिक्षक केंद्रित मतलब शिक्षक के आदेश के अनुसार, पाठ्य पुस्तक केंद्रित जो पाठ्य पुस्तक में दिया गया उतनी ही बात को, तो अपनी बात कब सीखेगा, अपनी बात कब बोलेगा भाई वो। सहपाठी केंद्रित यानी स्वनिर्देशित, अपने आप से प्रेरित होकर के वो जब कुछ सीखने की कोशिश करता है तो वह अधिक प्रभावशाली होता है। अगला क्वेश्चन, आकलन का उद्देश्य है। आकलन मतलब क्या होता है? मूल्यांकन। आकलन मूल्यांकन का ही एक संक्षिप्त रूप होता है आकलन। तो आकलन का उद्देश्य क्या है? बच्चों को भयमुक्त परिवेश में अध्ययन के लिए प्रेरित करना। ये तो नहीं होगा। आकलन से हमको भयमुक्त परिवेश में अध्ययन के लिए प्रेरित करना नहीं है, वो हमको उसके बारे में जानना है कि हमने जिस लक्ष्य के लिए, जो लक्ष्य हमारा है, जो कुछ हमें अधिगम करवाना है, उस चीज को जो हमने करवाया उसमें हमें कहां तक सफलता प्राप्त हुई उसकी प्रतिपुष्टि मैं दे सकूं। इसके लिए तो बच्चों को धीमी गति से सीखने वाले प्रखर एवं समस्यात्मक रूपों में चिन्हित करना कभी नहीं। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना, हाँ ये चल सकता है। कक्षा में प्रतियोगिताओं को प्रोत्साहित करना बिल्कुल नहीं। 3 पॉइंट्स आपके अपने आप निगेटिव में जा रहे हैं, तो बीच वाला पॉइंट हमारा निकल जाता है। अधिगम पर विश्वसनीय प्रतिपुष्टि देना। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे को अंतिम अवस्था निम्न में से कौन हो सकता है? शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाले बच्चे का अंतिम अवस्था हो सकता है, कौन हो सकता है? तो कवि अलग चीज हो गया, वाचक, कवि मतलब कविता करने वाला, वाचक मतलब बोलने वाला, नेता नहीं। शारीरिक गतिक बुद्धि रखने वाला शल्य चिकित्सक बन सकता है, क्योंकि ये सब आप भाषाई जिसके पास होगा वो हो जाएगा। स्थानिक बुद्धि होगा तो नेता हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर को आपने पढ़ा है, वो बुद्धि सिद्धांत 8 प्रकार की बुद्धि है, आप स्मृति में लीजिए, वहां से ये क्वेश्चन दिया गया है बुद्धि चैप्टर से। तो यहाँ कहता है शारीरिक गतिक बुद्धि, डांसर वगैरह जो होता है, जो ये और भी शारीरिक एक्टिविटीज जो करते हैं उनको शारीरिक गतिक बुद्धि में रखा जाता है। तो कहता है कि शल्य चिकित्सक हो सकता है ये, कवि, वाचक, नेता नहीं होगा, शल्य चिकित्सक हो जाएगा। विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? परिपक्वता आती है। विकास के किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास होता है? तो बुद्धि की जो परिपक्वता आती है वो आती है मेरे भाई किशोरावस्था में। बाल्यावस्था में शारीरिक विकास होता है, किशोरावस्था में शारीरिक विकास तेजी से होता है, लेकिन बुद्धि की परिपक्वता कहां जाकर के आती है? किशोरावस्था में। इसलिए इसका सीधा जवाब होगा किशोरावस्था। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। जब शिक्षार्थी को समूह में किसी समस्या पर चर्चा कस अवसर दिया जाता है। कस मतलब यहां एक नया शब्द मिला है आपको देखने के लिए, कस को रखिएगा। कस मतलब होता है अधिक, यहां पर कस का अर्थ क्या हो गया? अधिक में लीजिएगा आप। अधिक अवसर प्राप्त दिया जाता है तो उनके सीखने का वक्त बेहतर होगा, अच्छा होगा। जब अधिक अवसर प्राप्त हुआ तो बेहतर ही होगा। मैं बाकी को समझा रहा हूं
स्थिर होता है? बिल्कुल नहीं। जब किसी चीज को आप जानते हैं व्यय करते वर्धते विद्या, जब खर्च करेगा, अपनी प्रतिभा का उपयोग करेगा तो बेहतर बुद्धि होगी। अवनत मतलब होता है कम हो जाना, नीचे की ओर जाना। अवनति शब्द आपने सुना होगा, उन्नति और अवनति। तो अवनत मतलब होता है कम होना, निगेटिव आंसर है, ये नहीं होगा, समान रहता है। इसमें कोई स्थिर और समान तो सेम चीज हो गया। यहां पर मैं आंसर हो गया कि बेहतर होता है। अगले क्वेश्चन की ओर आइए। रमन कक्षा 4 में पढ़ता है, उसे कम दिखता है तथा उसे पाठ्य पुस्तक से पढ़ने तथा कार्य करने में कठिनाई होती है। उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए? तो उसके अध्यापक को क्या करना चाहिए भाई, आप लोग डिसीजन लीजिए। उसके अभिभावकों को उसका काम पूरा करने की सलाह देनी चाहिए। उसे पाठ्य पुस्तकों को पढ़ने और अपना काम करने के लिए अस्थायी छूट दे देनी चाहिए। उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवानी चाहिए। उसे अपने सहपाठियों की कॉपियां काम उतारने के लिए देनी चाहिए। अब आप यहाँ क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो देखिए, उसे कम दिखता है यानी दृष्टिबाधित विकार है। तो दृष्टिबाधित विकार है तो उसको सुनने पर में जोर दिया जाएगा। दृष्टिबाधित विकार है तो किस पर जोर दिया जाएगा? सुनने पर। सुनेगा तो सुनकर के स्मृति मिलेगा, ज्ञान स्थायी रहेगा। अब यहां आइए, आप इन पॉइंट्स देखिए। अभिभावक को काम पूरा नहीं करवाना क्योंकि हमको बच्चे से करवाना है। उसे पाठ्य पुस्तक पढ़ने पर, जब देखने में कम है तो अस्थायी छूट देकर क्या फायदा। उसे पाठ्य पुस्तक के पाठों की रिकॉर्डिंग उपलब्ध करवा देनी चाहिए, ये बिल्कुल सही जवाब है। उसे अपने सहपाठियों की कॉपियां काम उतारने के लिए दे देनी चाहिए, दिखता ही नहीं है तो ये कहां से होगा। अगले क्वेश्चन में आइए। निम्नलिखित में से कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावी है? सार्थक अधिगम को समुन्नत करने के लिए प्रभावी है। तो यहां आप देखते हैं उदाहरणों और गैर उदाहरणों का प्रयोग बिल्कुल पॉजिटिव है। क्वेश्चन को समझिए कि कौन सी युक्तियां सार्थक अधिगम, अधिगम मतलब सीखना, सार्थक रूप से सीखने को समुन्नत, अच्छा करने के लिए प्रभावशाली है। तो ये उदाहरण और गैर उदाहरण से आप समझाते हैं बच्चों को, ठीक है। प्रश्न, विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करना, बिल्कुल पॉजिटिव पॉइंट्स है। विद्यार्थियों को किसी दूसरे की अवधारणा समझने के लिए कहना। बच्चों को अपने निष्पादन के दूसरे बच्चों से सतत रूप से तुलना करने के लिए उकसाना। 4 नंबर तो बिल्कुल गलत है मेरे भाई। अब यहाँ पर जितने भी ऑप्शन हैं सब 3-3 में है, 4 नंबर गलत ही है तो उसको साथ जोड़ दिया गया। तो हम ले लेते हैं 1, 2 और 3 को, क्योंकि 1, 2 तो बिल्कुल सही है। 3 पर में दूसरे की अवधारणा को समझना, ये भी सही है। दूसरे की अवधारणा को समझेगा और उस पर में अपना नया सोच जोड़ेगा, अपने मस्तिष्क को जोड़ेगा तो बेहतर ढंग से निकल सकता है। तो इसके लिए इसका आंसर हो गया आपका 1, 2 और 3। क्वेश्चन को देखते रहिएगा। अब अगला देखिए। मीरा विद्यालय के बाद गिटार का अभ्यास करती है, वह इस कार्य से प्रेम करती है और उसे संतुष्टि देता है। यह क्या दर्शाता है? बाह्य प्रेरणा? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि गिटार से प्रेम है उसकी आंतरिक प्रेरणा है। आंतरिक प्रेरणा, शारीरिक आवश्यकता, अभावजन्य आवश्यकता। तो अभावजन्य मतलब जानते हैं कि कमी में जो काम किया जाए उसको अभावजन्य आवश्यकता कहेंगे, तो कमी नहीं है, शारीरिक आवश्यकता है नहीं। यहां पर मैं आंतरिक, मैंने पहले ही कहा कि गिटार बजाने में वो अंदर से उसका मन कर रहा है, अंदर से प्रेरित है, इसीलिए इसका आंतरिक प्रेरणा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में कौन सा कक्षा में सामाजिक भावनात्मक अधिगम को समुन्नत करता है? अब यहां पर आप देखिएगा तो शिक्षार्थियों में प्रतियोगिता को बढ़ावा देना, जबरदस्ती थोपे गए अनुशासन का प्रयोग करना। तो जबरदस्ती अनुशासन नहीं थोपा जाएगा। ये दोनों ऑप्शन गलत हो गए, 2 ऑप्शन और आएंगे मेरे सामने। अभी थोड़ा सा इसको हिला लें तब 2 ऑप्शन आपके सामने आएंगे। तदानुभूति रखने एवं बच्चे की बात सुनने वाले अध्यापक, अच्छे अंक लाने का दबाव। तो अच्छा अंक लाने का दबाव नहीं होगा, तदानुभूति रखना और बच्चे बात सुनने वाले अध्यापक, C नंबर आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा। किसी विद्यार्थी की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो अधिसंज्ञान कहलाता है। ये प्रत्यास्मरण, पहले से याद की हुई बातें होती है। अवधान और रटना तो होगा ही नहीं। अवधान हो गया किसी चीज के बारे में योजना बनाकर जो आप काम को करते हैं। यहाँ कहता है किसी विद्यार्थियों की योजना बनाने, जांचने, मूल्यांकन करने और अपने ही अधिगम में परिवर्तन करने की क्षमता क्या कहलाती है?
तो अधिसंज्ञान कहलाती है। आप याद रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आप देखिए, आंशिक रूप से दृष्टि वाले विद्यार्थियों के लिए निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? बड़े प्रिंट में छपी पुस्तकें, त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, छोटे प्रिंट वाले कार्यपत्रक, सॉफ्टवेयर जो कि मूल पाठ में वाक्य परिवर्तन करते हैं। तो आंशिक दृष्टि वाले, जिसका नजर कुछ कमजोर है, ऐसे विद्यार्थियों की बात यहां हो रही है। आंशिक दृष्टि वाले विद्यार्थियों निम्न में से कौन सी अधिगम सामग्री उपयुक्त है? तो सबसे बेस्ट, वैसे ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये ठीक नहीं है, छोटे प्रिंट वाले, ये डी नंबर भी ठीक है, लेकिन सबसे जो मोस्ट इंपोर्टेंट लग रहा है हमें वो होगा ये त्रिआयामी मानचित्र और चार्ट, जिसे वो छू करके अनुभव कर सके, चारों ओर से देख सके, जिससे उसको कोई परेशानी नहीं होगी। तो बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं कि आप समझे होंगे। यह हमारे 30 क्वेश्चंस को आपके लिए लिया, और भी क्वेश्चंस हमारे पास हैं, अगले वीडियो में लेकर के आऊंगा, नहीं तो थोड़ा वीडियो लंबा हो जाएगा तो आपको नीरस लगेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। देखिए, अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।